चलो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत है क्या, क्यों हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, तो आपको सबसे पहले जानना होगा यहाँ पे कि रिएक्शन क्यों होता है। रिएक्शंस जो है, रिएक्शंस होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर ए रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो देखिए, एज पर द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है हमारा कि रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, कोलिजन्स होता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है और आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कोलिजन जो है किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं अगर कोलाइड कर रहे हैं तो क्या वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी देखो, रूम टेम्परेचर पे भी तो बहुत सारा कोलिजन हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पे कोलिजन हो रहा है तो क्या, जैसे एयर में हमारे पास क्या है, एयर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्या ये रिएक्ट कर रहा है आपस में, नहीं कर रहा है। लेकिन एक कंटेनर में हम ले लें, हाइड्रोजन ले लें, गैस ले लें और नाइट्रोजन ले लें और इसको हीट करें, हो सकता है कि यार नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर दें। तो रिएक्शंस होने के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स है, जो रिएक्शन वेसल में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। और एनर्जी बढ़ने से फिर क्या होता है, उसके अंदर का जो बॉन्ड है, जैसे आप मान लो CH4 का रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये इसके अंदर का बॉन्ड और इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो अवेलेबल है नहीं वो एनर्जी। तो इसलिए आर्हेनियस साहब स्टडी किए और फाइंड आउट किए कि किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो ये मिनिमम एनर्जी को ही इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया और उसका नाम दिया। ये देखिए, आप इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये एनर्जी का एक्सिस है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस हुआ और ये हुआ आपका रिएक्शन प्रोग्रेस का, रिएक्शन प्रोग्रेस को बता रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 0 है और ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और ये है आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ से यहाँ ऐसे आप कर दीजिए। ये देखिए, इसको कहते हैं, जो ये आप जैसे जो हिल देख रहे हैं, पहाड़ जो देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो पहाड़ है, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है इसका नाम दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एनर्जी को कहते हैं एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है, पहले से है, मतलब रूम टेम्परेचर पे। अब उसको हम ज़्यादा एनर्जी, इतना एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, कितना, ये यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, तब ये ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। ट्रांजिशन स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो आप बनाए हैं इसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल को ये करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या हुआ हमारा, अब देखो क्राइटेरिया क्या, इसी को आपका नोट्स में एनर्जी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था आई थिंक। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं, नोट्स में हम पढ़े थे ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे करके। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स करके यहाँ बना सकते हैं हम लोग इजी वे में। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा ग्राफ, फिर से बना दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, और ये हो गया प्रोडक्ट, और ये हो गया रिएक्टेंट का एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, TH लिख दिए शॉर्ट में, एक्टिवेशन। और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी क्या कहलाएगा, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इट इज़ द सम ऑफ किसका, सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर, मतलब एवरेज एनर्जी। तो अब मान लो आपके पास एवरेज एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या कोई भी दो डेटा दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है और ये एवरेज एनर्जी 2 जूल है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 8 जूल। तो इतना जूल आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, फॉर ए रिएक्शन टू टेक्स प्लेस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस, उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन्होंने प्रपोज किया, कौन सा, ये इक्वेशन इम्पेरिकल, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ पे उन्होंने स्टडी किया कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा हमारा रेट कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट है। तो अलग अलग टेम्परेचर इन्होंने अप्लाई किया रिएक्शन वेसल में, कोई भी रिएक्टेंट लिया, अलग अलग टेम्परेचर अप्लाई किया और फिर देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क आ रहा है। तो पहले तो इस टर्म को हम लोग समझ लेते हैं, K है हमारा रेट कांस्टेंट और A को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर और E तो एक्टिवेशन एनर्जी है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर केल्विन में। ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है इसको आप समझिए, ये मान लीजिए आपका रिएक्शन वेसल है, ठीक है, तो इस रिएक्शन वेसल में कोलिजन हो रहा है, तो कितने कोलिजन हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसका एक और नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और कहीं कहीं आर्हेनियस फैक्टर भी रहेगा लिखा हुआ, जो भी है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ये हो गया, ये कांस्टेंट रहता है और इसका यूनिट देते हैं पर सेकेंड में। एनीवे इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये पूरा का पूरा टर्म बताता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT ये बता रहा है। मान लीजिए इसमें से 100 मॉलिक्यूल्स है, रिएक्ट कर रहा है, तो आउट ऑफ 100 कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रही है, या ये मतलब एनर्जी जो है या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। उसके इक्वल रहेगा तो भी प्रोडक्ट दे देगा और उससे ज़्यादा रहेगा तो भी प्रोडक्ट दे देगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। ये पूरा टर्म ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो टर्म हो गए, K हो गया रेट कांस्टेंट, A हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ये है E, ये नेचुरल लॉग के टर्म में लिखा हुआ है और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको कॉमन लॉग के फॉर्म में ले आते हैं। तो कॉमन लॉग के फॉर्म में बेस 10 होता है, तो उसको चेंज किया जाता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये किसी खास टेम्परेचर पे आपका इसी का ये क्या आ गया, लॉग फॉर्म आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये कॉमन लॉग वाला फॉर्म है। बस लॉग आ गया है, EA है ही, R है, T है, A है और K है। अब मान लो T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन आप कराते हैं तो यहाँ पे लॉग K1 हो जाएगा। A कांस्टेंट है, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू नहीं बदलता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन क्रॉस दिस मिनिमम एनर्जी बैरियर ये बढ़ेगा और फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो बेसिक क्या है आरएनएस इक्वेशन में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसकी स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक टेम्परेचर पे हुआ। ऐसे ही T2 टेम्परेचर पे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 लिख सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है।
तो एक फॉर्म में लाते हैं, प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को ये माइनस करते हैं, तो आता है आपका log K2 अपॉन K1। रिएक्शन टू रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी डिफर नहीं करेगा? नहीं, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स रहता है, हाँ, लेकिन जब मतलब कैटलिस्ट में आपका ये टेम्परेचर चेंज करके एक ही रिएक्शन को दो बार मतलब डिफरेंट टेम्परेचर में इक्वेट किया। जैसे मान लो आप 300 केल्विन पे कोई रिएक्शन करा रहे हो, तो 300 केल्विन पे उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज कर लो कि x है, और 350 पे करा रहे हो केल्विन पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, मान लो 2x हो गया या 3x है, जो भी है, मतलब चेंज कर जाएगा, बढ़ गया ना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल टू अचीव दिस मिनिमम एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो अब है आपके पास क्या है, रेट x है, और इस रेट को किस टर्म में पढ़ा गया है आर्हेनियस के द्वारा, K1 के टर्म्स में और K2 के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो ले आएंगे, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, और क्या हो जाएगा R 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो गया आपका। तो ये एक्सप्रेशन कब यूज़ करेंगे, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे K2 और K1 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और पूछेगा हमसे एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, तब हम लोग इस एक्सप्रेशन को लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और लॉग वगैरह लेना तो आता ही है, नहीं तो फिर सीख लेंगे हम लोग। तो ये हो गया, 3 इक्वेशन है इसमें, उस तीनों इक्वेशन को हम लोगों को जान लेना है। आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एक हुआ ये K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये हुआ पहला इक्वेशन। दूसरा लॉग वाला, लॉग K इज इक्वल टू A इन क्या था, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है, प्लस होगा log m इंटू एन लेंगे तो क्या होगा, ये m है ये n है, तो log K इज इक्वल टू log A माइनस है माइनस, ठीक है, इसको क्या करना है माइनस। और फिर एक और क्या आ गया आपका, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या आ गया, EA अपॉन 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2। ये 3 इक्वेशंस पे आपका क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर सकते हैं।